खैर, तो जो हम बात कर रहे हैं आपसे कि जो मीट का सिद्धांत है, जिसको आप मीट की थ्योरी कहते हैं, ये मीट की थ्योरी फ्रायड के सिद्धांत से अलग है। फ्रायड के सिद्धांत में फ्रायड ने जहां पर साइकोसेक्सुअल कॉन्सेप्ट के आधार पे, साइकोएनालिटिकल आधार पे उन्होंने व्यक्ति के स्व के विकास की बात कही, और सारा कुछ मतलब जितने भी इंटरेक्शंस उसके होने हैं व्यक्ति के, उसी के अंदर ही होने हैं। मतलब इधर इड का ईगो से इंटरेक्शन, ईगो का सुपर ईगो से इंटरेक्शन, इड और सुपर ईगो के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है, ऑल दीज थिंग्स आर सिचुएटेड विद इन द इंडिविजुअल। ये सारे जो घटनाक्रम हैं, चाहे वो ईड और सुपर ईगो के बीच की संघर्ष की बात हो, या ईगो उनको नियंत्रित करने की बात कर रहा हो, कंट्रोल करने की बात कर रहा हो, उसको चालक की तरीके कार्य कर रहा हो, ये सब कुछ व्यक्ति के अंदर ही निहित है। व्यक्ति ही उन सभी चीजों को रेगुलेट कर रहा है। इस संबंध में मीड का सिद्धांत फ्रॉयड के सिद्धांत से थोड़ा अलग है। जहां फ्रॉयड हर एक्टिविटी के लिए, सामाजिक स्व के विकास के लिए या व्यक्ति के आत्म के विकास के लिए केवल व्यक्ति को जिम्मेदार मानते हैं, वहां मीड का सिद्धांत समाज को भी महत्वपूर्ण मानता है कि समाज में कैसे व्यक्ति का विकास होता है, स्व कैसे डेवलप होता है उसका धीरे धीरे चरणों में, तो वो कैसे होता है, उसके साथ उसका इंटरेक्शन जरूरी है। तो आज हम लोग देखेंगे कि मिड की थियरी में, मिड की थियरी की क्या उदाहरण है, क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक एजम्पशंस क्या है उसके, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और इनके सिद्धांत को हम आई एंड मी का सिद्धांत भी कहते हैं। इनकी थियरी का नाम है मैं और मुझे का सिद्धांत, है ना। यदि आप पढ़ें तो थियरी ऑफ आई एंड मी, तो हम ये समझेंगे कि आई क्या है, मी क्या है, कैसे व्यक्ति के सेल्फ का डेवलपमेंट होता है, उसके लिए मिड ने कौन सी बात कही। ये आज का हमारा टॉपिक होगा। अगर हम मिड की बात करें तो मिड का पूरा नाम हर्बर्ट मीड, ठीक है। ये बहुत ही फेमस प्रैग्मेटिस्ट थे, प्रयोजनवादी थे। प्रयोजनवादी में तमाम लोगों के आप नाम जानते हैं, डीवी के नाम जानते हैं, किलपैट्रिक का नाम जानते हैं। ये सारे प्रयोजनवादी सिद्धांत को मानने वाले थे, और उसी प्रयोजनवादी दर्शन की शाखा के में विश्वास करने वाले हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इनका कार्यकाल यदि कहें तो 1863 से लेकर के 1931 तक की इनके कार्यकाल में आप इनको बांट सकते हैं। तो इन्होंने जो बात करी कि प्रैग्मेटिज्म कहता क्या है, मिड कहते हैं कि जो इन्होंने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इनको है, इनके दो महत्वपूर्ण काम जो है, एक प्रैग्मेटिज्म के क्षेत्र में इन्होंने काम किया, प्रयोजनवाद के क्षेत्र में, और दूसरा इन्होंने सामाजिक व्यवहारवाद पे इनका काम है। ये दो कामों से ये बहुत पहचाने जाते हैं। इन दो नामों की, इन दो काम की वजह से ही इनका समाजशास्त्र के क्षेत्र में, या आप दर्शन का क्षेत्र कह लीजिए, उसमें आप इनको रखते हैं। तो अगर इनके बृहद कार्य पर यदि आप दृष्टिपात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि ये अमेरिका के रहने वाले एक फिलोसोफर थे, जो कि प्रैग्मेटिज्म को मानने वाले थे, तो लोग इनको फिलोसोफर कहते हैं। चूंकि सेल्फ के डेवलपमेंट की बात करी इन्होंने, और विद इन द विद द इंटरेक्शन ऑफ सोसाइटी, तो सोशियोलॉजिस्ट के रूप में भी कुछ लोग इनको रखते हैं। और चूंकि इन्होंने व्यक्ति के स्व के विकास की बात करी है, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी और मनोविज्ञान के क्षेत्र भी आते हैं। तो इनके दो महत्वपूर्ण काम है, फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म अर्थात प्रयोजनवादी दर्शन में इन्होंने कुछ योगदान दिए, वो हमारा टॉपिक नहीं है। और दूसरा इनका फेमस जो थियरी है वो सोशल बिहेवियरिज्म की थियरी है, जिसको आप सामाजिक व्यवहारवाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। प्रैग्मेटिज्म इस बात में विश्वास करता है कि व्यक्ति ही समाज के या सभी भौतिक जितने भी वस्तु हैं, उन सारे वस्तुओं को डिफाइन करने का काम करता है। और प्रैग्मेटिज्म ये भी कहता है कि सत्य जो है, जिसको आप ट्रुथ की बात करते हैं, सारे दर्शन ट्रुथ की तरफ बात करते हैं, तो वो कहता है कि सत्य परिवर्तनशील है। जो ट्रुथ है, ट्रुथ स्टेबल नहीं है। हो सकता है मेरे लिए सच्चाई कुछ हो, आपके लिए सच्चाई कुछ हो, रेफरेंस बदलेगा, सत्य बदल जाएगा। तो प्रैग्मेटिज्म इसमें विश्वास करता है, और उन सब चीजों को निर्धारित करने का काम
उन सबको परिभाषित करने का काम सारा कुछ व्यक्ति ही करता है। इवन उनका ये भी मानना है कि समाज का निर्माण भी व्यक्ति ही करता है। जिस सोसाइटी के रेफरेंस में, जिस सोसाइटी में उसका स्व विकसित हो रहा है, उस समाज का निर्माण करता भी व्यक्ति ही है। तो और उनका ये भी मानना था कि वो जितने भी वस्तु हैं, उन सारे वस्तुओं का वो खुद के यूज के लिए, खुद के प्रयोग के लिए, उन सारे संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सोशल हो चाहे फिजिकल, वो अपने यूज के लिए उनको अपने यूज के लिए उनको बनाने की कोशिश करता है। इनका सबसे जो एक तरह से कह लीजिए प्रभावकारी जो विचार था, वो माइंड और सेल्फ था। व्यक्ति का मन और उसका स्व, अर्थात मन के हिसाब से कैसे व्यक्ति का स्व या आत्म विकसित होता है, जिसमें वो कहते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म, कई जो व्यक्ति हैं, उन कई व्यक्तियों के बीच जो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन मे बी वर्बल और नॉन वर्बल, शाब्दिक तरीके से भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं और अशाब्दिक तरीके से भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कुछ चीजें आप कहते हैं उनसे, और कुछ चीजें बिना कहे, बिना शब्दों के, बिना लिखे भी आपकी बहुत सी बातें लोगों को समझ आती हैं या आप समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो मानते हैं कि जो माइंड और सेल्फ है, व्यक्ति का जो आत्म है और व्यक्ति का जो मन है, इसके विकास के लिए लोगों के साथ संप्रेषण जरूरी है। और यही सिद्धांत वो देते हैं सोशल बिहेवियरिज्म की। यहीं पर वह सामाजिक व्यवहारवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं कि व्यक्ति का स्व और व्यक्ति का मन, ये दोनों ही कहीं ना कहीं लोगों के साथ संप्रेषण के द्वारा, चाहे शाब्दिक तरीके से संप्रेषण किया जाए या अशाब्दिक तरीके से संप्रेषण किया जाए, व्यक्ति का स्व और मन विकसित होता है। इनका बहुत ही फेमस किताब है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, जिसमें इन्होंने अपनी इस सोशल बिहेवियरिज्म की थियरी को प्रतिपादित किया है। तो अब अन्य कौन कौन से नाम हैं मीड की थियरी के? एक तो हम लोग जैसे फेमस नाम तो यही है मीड की थियरी, है ना, थियरी ऑफ मीड या मीड्स थियरी के नाम से जानते हैं आप। इसको हम जनरलाइज्ड अदर्स थियरी भी कहते हैं, सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत। दूसरा नाम इसका है सामान्यीकृत अन्य का सिद्धांत या जनरलाइज्ड अदर्स थियरी। दूसरा इसका नाम है थियरी ऑफ आई एंड मी, मैं और मुझे का सिद्धांत के नाम से भी इसको जाना जाता है। और चूंकि इन्होंने सोशल बिहेवियरिज्म में अपनी बात कही थी, तो कुछ लोग इसको थियरी ऑफ सोशल बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, या सामाजिक व्यवहारवाद के सिद्धांत के रूप में भी इनको कहीं कहीं मान्यता प्राप्त मिलती है, देखने को मिलता है आपको। देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक एजम्पशन समझ लें तो इनके थियरी को समझना थोड़ा आसान हो जाएगा। जब हम बात करते हैं मिड की, तो मिड का ये विश्वास था कि जो इंडिविजुअल है, अर्थात जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति के दो रूप हैं। जैसे कल हमने आपसे फ्राइड के भी सिद्धांत की बात करी थी, तो वो भी उन्होंने भी कई तरीके की अपनी बात रखी थी मन के लिए। यहां पर वो व्यक्ति के दो दो तरह के व्यक्ति बताते हैं, मतलब उनके रूप दो, एक ही व्यक्ति में दो तरह के रूप होते हैं। एक वो है जो बायोलॉजिकल इंडिविजुअल है। बायोलॉजिकल इंडिविजुअल मतलब क्या? हमारा जो हार्ड मास का पुतला है, जिसको आप जैविकीय व्यक्ति कहते हैं। हमारे जो हाथ है, पैर है, हमारी आंखें हैं, नाक है, कान है ना, हम इन सारी चीजों, हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स जितने भी फंक्शन कर रहे हैं, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तमाम तरह के जो ये सो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, दीज आर द बायोलॉजिकल आइडेंटिटी। ये हमारी जैविक संरचना को बताती। तो जो जैविक संरचना है, इसी जैविक संरचना की ही वजह से व्यक्ति का स्वभाव, अगर ये ना हो, अगर हमारा ये बायोलॉजिकल शरीर ना हो, जैसे अगर हम भूत प्रेत हो जाएं, तो उनका कहना है कि भूत प्रेत की स्थिति में आपके, क्योंकि उसके लिए एनर्जी जो प्राप्त होनी है वो बायोलॉजिकल इंडिविजुअल को मिलनी है ना। भूत प्रेत की तो खैर बात हम यहाँ सोशियोलॉजी का विषय नहीं है, लेकिन हमारे कहने का मतलब कि यह जो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी है व्यक्ति की जो शारीरिक पहचान है, इसी की वजह से उसको एनर्जी मिलती है। जितने भी स्व का उसका डेवलपमेंट होना है, उसके आत्म का विकास होना है, उसके माइंड का, मन का विकास होना है, उसके लिए जरूरी है कि उसका बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल जो उसका आइडेंटिटी है, उसकी जो जैविक पहचान है, वो जैविक पहचान बनी रहे। एक बार व्यक्ति अगर मर जाता है तो फिर उसके कोई स्व के मतलब नहीं रह जाता है, फिर उसके केवल विचार रह जाते हैं, और वो बायोलॉजिकल आइडेंटिटी नहीं है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल। एक तो वह है, जैसे छोटे बच्चे को देखिए तो वो एक बायोलॉजिकल इंडिविजुअल की तरीके है। जो भी 1 साल के कम का कोई बालक है या बालिका है, उसका अपना कोई सोशल कॉन्शियसनेस नहीं है। समाज में क्या अच्छा है क्या बुरा है उस छोटे बच्चे को नहीं पता। इवन और भी अगर 1 साल से ऊपर के बच्चों को भी देखें तो उनको सामाजिक बहुत सारी चीजें नहीं पता होती है। इसलिए कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल इंडिविजुअल है यह ना तो सोशल है ना ही एंटी सोशल है, न तो सामाजिक है ना ही असामाजिक है। लेकिन किस इंडिविजुअल में ही स्व का विकास होता है और वह व्यक्ति सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल में चेंज होता है। जब उसके सेल्फ का विकास होता है, जब उसके स्व का आत्म का विकास होता है, वह स्वचेतन में होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस उसके अंदर जब आ जाता है तो वह सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल होता है। वो समाज में समझने लगता है कि हम कौन सा कार्य करें जिससे समाज हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हम अपने सोसाइटी में लोगों के प्रतिष्ठा के पात्र हों, हम कोई ऐसा कार्य ना करें कि हमारी किसी प्रकार की बुराई हो। ये सारी चीजों को वो ध्यान देने की कोशिश करता है। तो वो दो तरह के इंडिविजुअल्स के फॉर्म्स बताते हैं। एक कहते हैं बायोलॉजिकल इंडिविजुअल है, और दूसरा जब सेल्फ का डेवलपमेंट हुआ तो वो सोशली सेल्फ कॉन्शियस इंडिविजुअल बनता है। यहाँ पर वो कुछ फेजेस बताते हैं कि डेवलपमेंट, जो स्व का विकास होता है वो स्व का विकास कितने फेजों में होता है या कितने अवस्थाओं में होता है। तो वो दो फेज बताते हैं। एक बताते हैं प्ले स्टेज, फेज कह लीजिए, स्टेज कह लीजिए, है ना। दो तरह के स्टेजेस बताते हैं, एक कहते हैं प्ले स्टेज और दूसरा कहते हैं गेम स्टेज। उनका नाम दिया हुआ है कि दो तरह से वो सेल्फ का, जो व्यक्ति के अंदर स्व का जो विकास होता है वो स्व का विकास कैसे होता है उसके लिए वो दो तरह की दो अवस्थाएं बताते हैं। एक अवस्था है प्ले अवस्था और दूसरा है गेम या गेम अवस्था। क्या है प्ले स्टेज? जो कहते हैं कि सोशल बीइंग्स बाय इमिटिंग द एक्शंस। यहां पर प्ले स्टेज में क्या है, जब छोटा बच्चा होता है तो वो बहुत सी चीजें देख कर इमिट करता है। जैसे मम्मी अगर साड़ी पहनती हैं तो वो मम्मी के तरीके साड़ी पहनने की कोशिश करता है। पापा को अगर हेलमेट लगाते हैं या पापा अगर कोई कार्य करते हैं तो मतलब वो चीजों को इमिट करता है, देखता है। पापा चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगा लेगा, है ना। पापा अगर हाथ से कोई चीज देखने की कोशिश करते हैं, जैसे जैसे वो बिहेवियर शो करते हैं घर में, उनको बोलने का तरीका इमिट करना, उनके कपड़े पहनने का चीजें इमिट करना, या उनका जो व्यवहार करने का तरीका है, मम्मी को डांटने का तरीका, या मम्मी अगर पापा को डांट रही तो उनका तरीका, ये बहुत सारी चीजें वो कहते हैं कि बच्चा जो है प्ले स्टेज में जो सोशल बीइंग है बाय इमिटिंग द एक्शंस, जितने भी प्रकार हैं, जितने भी एक्शंस घर में या उसके इर्द गिर्द व्यक्ति करता है उन चीजों को इमिट करता है, जिसको कहते हैं अनुकरण करना, है ना। अनुकरण करता है बिना किसी नियम कायदे कानून के, जो कुछ भी। जैसे छोटे घर में अगर देखिए, घर में किसी बच्चे को यदि घर में बहुत गाली गलौज होता है तो गालियों को भी इमिट कर लेता है ना, गालियां भी सीख लेता है वो। तो जो एक्शंस उसके इर्द गिर्द घूमते हैं उन सारे एक्शंस को वो अनुकरण करने की कोशिश करता है प्ले स्टेज में। और इसको वो कहते हैं रोल टेकिंग। ये क्या है? ये उन्होंने नाम दिया रोल टेकिंग, भूमिका प्राप्त करना, है ना। यहाँ पर स्थिति क्या है, वो रोल टेक कर रहा है। जैसे पापा के तरीके, मम्मी के तरीके, या बड़े भैया हैं, बड़ी दीदी हैं तो उनके तरीके, या घर में कोई मान लीजिए कोई बाई अगर काम करने आ रही हो, या कोई अक्सर कोई घर में वाला कोई मित्र हो तो उनकी चीजों को इमिट करने की कोशिश करता है, उनके रोल को टेक टेक करता है, उनके रोल के हिसाब से करने की कोशिश करता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं प्ले हाउस। वो घर में एक प्ले करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई गर्ल है तो वो मम्मी की भूमिका में, जैसे खाना बनाने के लिए या झाड़ू लगाने के लिए, ऐसे बहुत सारी चीजें वो मम्मी पापा के तरीके वो बिहेव करते हैं। उसी तरह से पापा जो करते हैं वो पापा की चीजों को वो बिहेव करते हैं। तो ये जो चीज उनका कहना है, स्लाइड शो नहीं हो रहा आप लोगों को? अब हो रहा है हेलो। सर, अभी पहले नहीं हो रहा था सर।
अभी स्लाइड शो हो रहा है? यस सर, हो रहा है। तो ये जो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हेलो, यस सर। स्लाइड शो हो रहा है? यस सर, हो रही है। दूसरी स्टेज बताते हैं मेड, वो है गेम स्टेज। और गेम स्टेज में उनका मानना है कि यहां पर वो ऐसे गेम्स में पार्टिसिपेट करता है जिसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। देखिए यहां प्ले स्टेज में, गेम स्टेज में क्या डिफरेंस उन्होंने किया। यहां पर सिंपल बिना किसी नियम कायदे कानून के जो देखा वो उसने इमिटेशन किया। और छोटे छोटे बच्चों को सुन करके लोग हंसते भी हैं, है ना। जैसे मेरा वो एक बार था तो हमने उससे कहा कि जमीन पे क्यों बैठे हैं, तो उसने जवाब दिया कि धरती माँ है ना, हम धरती माँ पर नहीं बैठे हैं, धरती मैया होती हैं। अब ये जो मतलब उस छोटे बच्चे का ये जो एक तरह का जो बिहेवियर था, इट इज जस्ट लाइक अ इमिटेशन। उसे नहीं पता कि मैया का, माँ का, या जो हम उनको रिस्पेक्ट करने की जो बात करते हैं, ये उतनी छोटी सी एज में शायद न भी पता हो, लेकिन वो चीजों को इमिट किया। कहीं से देखा होगा, कहीं से सुना होगा, जहां से भी उसको वो चीज पता चली हो। तो यहां पर कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, यहां पर किसी प्रकार के नियम कायदे कानून नहीं है, जो देखा वैसा व्यवहार किया। लेकिन गेम स्टेज में बच्चा थोड़ा और बड़ा होता है, जब 7 साल 8 साल से ऊपर की जब एज उसमें पहुंचता है, तो वहां पर वो इस प्रकार के गेम को ऑर्गेनाइज करने का, इस प्रकार के गेम को संगठित करने का कोशिश करता है जिस प्ले के कुछ रूल्स हों, उसमें कुछ नियम होंगे, है ना, उन नियम को उसको पालन करना पड़ेगा। और यहां पर वो कहते हैं जनरलाइज्ड अदर्स। यहां पर रोल टेकिंग है, मतलब लोग उसके बारे में जैसा वो बिहेवियर शो करेगा उस रूल्स के हिसाब से, उन रेगुलेशंस के हिसाब से, तो वहां पर वो कहते हैं जनरलाइज्ड अदर्स, लोगों ने उसको कैसे देखा, ये चीज वो कहते हैं कि इसके अंतर्गत है। और फिर वो कहते हैं कि यहां पर जब वो गेम स्टेज में होता है तो कुछ चीजों को जजमेंट करना सीखता है, क्या सही है क्या गलत है, उसकी अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। हम किस जिस भूमिका को निर्वहन कर रहा होता है उससे संबंधित उसकी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं। और
उसमें वो क्या सही है क्या गलत है इस बात का जजमेंट करना भी सीखता है दूसरों के लिए। दूसरे उसको जो कह रहे हैं, उसको किसी ने कहा अच्छा अच्छा लड़का कहा, अरे बाबू तो बहुत अच्छा है। कभी कभी क्या कहते हैं लोग अपने बच्चों को शाबाशी देने के लिए या उनको मोटिवेट करने के लिए इन सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, अच्छा लड़का, या कभी कभी बहुत बहुत गंदा लड़का है, ये तो बहुत गंदी लड़की है, ये तो बात ही नहीं मानती। ये सारी चीजें जब आप उनको कहते हैं तो वो उन चीजों को जजमेंट करना, उन चीजों को एक्सपेक्ट करते हैं, वो चीजों को क्या हमको कहा जाना चाहिए। और धीरे धीरे जब वो चीजों को जजमेंट में ले आता है, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कार्य करता है, तो धीरे धीरे उसका जो सेल्फ होता है वो प्ले स्टेज से गेम स्टेज में आने के बाद धीरे धीरे वो फुल फ्लेज सेंस में वो इमर्ज होता है। उसका सेल्फ कैसे विकसित होता है इस बात के लिए उनका जो इंटरेक्शन है, लोग उसको कैसे जनरलाइज कर रहे हैं, लोग उसका व्यवहार लोगों के द्वारा कैसे जनरलाइज किया जा रहा है, ये चीज गेम स्टेज में उन्होंने बात करी है। मिड का जो सामाजिक एक तरह से कह लीजिए जो सेल्फ के डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है, इस सेल्फ के डेवलपमेंट के सिद्धांत के लिए उन्होंने इन दोनों के बीच के इंटरेक्शन को महत्वपूर्ण माना है। किसके किसके? समाज के और व्यक्ति के। समाज में जैसा मान लीजिए वो जिस प्रकार का बिहेवियर कर रहा हो, जैसा भी उसका व्यवहार व्यक्तियों के सामने प्रदर्शित हो रहा हो, उस प्रकार के बिहेवियर में वो कैसे लोग उसको रियलाइज कर रहे हैं, लोग उसको कैसे देख रहे हैं। कहने का मतलब मिड ये मानते थे कि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, अर्थात उसके दिमाग में जो जिसको आप माइंड कह रहे हैं और सेल्फ कह रहे हैं, उसी समाज का निर्माता है और उसी व्यक्ति में ही उसका माइंड और उसका स्व विकसित हो रहा है। और स्व को कहते हैं कि वो मेनली सोशल स्ट्रक्चर है, वह एक सामाजिक संरचना है। जिस सेल्फ का वो सेल्फ कैसे डेवलप हो रहा है, पहले तो वो रोल टेकिंग के फेज में है, सिंपली बिना किसी रूल्स के बिना किसी रेगुलेशंस के लोगों को इमिट करना सीख रहा है, अनुकरण करना सीख रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़ी एज में पहुंचता है धीरे धीरे, तो वो कुछ नियमबद्ध तरीके से गेम को खेलने की कोशिश करता है, और वो चीज उसके अंदर जजमेंट के पावर को या उसके अंदर बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस को लेकर के आती हैं। तो ये दो तरह की वो अवस्थाएं वो बात करते हैं कि जन्म के समय कोई भी बच्चा न तो वो जैविक होता है, वो एक जैविक संरचना के तरीके होता है, न तो सामाजिक होता है, ना ही असामाजिक होता है। लेकिन धीरे धीरे परिवार है या उसके अन्य समूहों के जो संपर्क के कारण जो मान लीजिए उसके आसपास के बच्चे हैं, उसकी धीरे धीरे उसमें समझ पैदा होने शुरू हो जाती है, और लोग इस प्रकार से उसके जो व्यवहार जैसा वो जैसा चीजों को समझता है, लोगों के साथ जैसा वो व्यवहार करता है, लोग भी उसके साथ वैसी अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसा व्यवहार करेगा, और उससे प्रभावित होने लगता है। जैसा वो व्यवहार लोगों के साथ करता है, जनरलाइज अदर्स जब गेम की स्थिति में होगा, तो वैसे ही दूसरे लोगों के व्यवहार से वो प्रभावित होने लगता है। ये जनरलाइज जो लोग उसके इर्द गिर्द काम कर रहे हैं उनके व्यवहार से वो प्रभावित होना शुरू होता है, और इसे ही उन्होंने सामान्यीकृत अन्य कहा है कि यहां पर वो रोल टेकिंग कर रहा है। अब मान लीजिए उसने मान लीजिए पापा की मम्मी की किसी आदत को शो किया, अब वो जो आदत कर रहा है उसको लोगों ने कैसे लिया, सीरियसली लिया या हंसी में, बहुत सारे छोटे बच्चों के जितने भी व्यवहार होते हैं हमको हंसी के वो लगते हैं कि हंसी के तरीके, मतलब उनकी उतनी समझ होती नहीं है और हम लोग हंस पड़ते हैं। तो लोगों के व्यवहार से वो प्रभावित होने लगता है। अगर मान लीजिए आप उसके किसी कार पे आपने हंस दिए, उसका माखौल उड़ा दिए, तो धीरे धीरे उसके अंदर लोग कहेंगे अरे मेरा तो लोग माखौल उड़ाते हैं, तो वो जनरलाइज लोगों के व्यवहार से प्रभावित वो फिर आदत नहीं करेगा। या अगर उसने कोई कार्य किया, बहुत उसको शाबाशी मिल गई, तो उस स्थिति में उस कार्य को और करने की कोशिश करता है। कुल मिलाकर के जनरलाइज अदर्स का मतलब ये है कि बच्चे का स्व दूसरे लोगों के व्यवहार से प्रभावित होने लगता है। जो उसका सेल्फ का डेवलपमेंट है, उसके जो आत्म का विकास है, वह आत्म का विकास दूसरे लोगों के व्यवहार से, दूसरे लोगों के एक्शन से, दूसरे लोगों की क्रिया से प्रभावित होना शुरू होता है। इसी को मीड ने जनरलाइज अदर्स कहा है। अर्थात आप ये कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह अवधारणा, जो अपने बारे में व्यक्ति स्वयं सोचता है, जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। मतलब हम क्या सोच रहे हैं, लोग मेरे बारे में क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, इस बात को कहते हैं कि वो जनरलाइज अदर्स है।
या आप कह सकते हैं कि दूसरे व्यक्ति उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अच्छा कहता है, खराब कहता है। मान लीजिए, जैसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई एक बहुत ही कुरूप व्यक्ति है ना, कोई एक बहुत ही कुरूप व्यक्ति है, और उसको रोज लोग कहते हैं अरे यार तुम तो बहुत सुंदर हो, या कोई लड़की है मान लीजिए बहुत कुरूप है, उसको कहते हैं अरे तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी ब्यूटी तो देखते ही बनती है, ऐसे कहते कहते तो वो धीरे धीरे उस चीज को खुद रियलाइज, चाहे झूठे कह रहे हो कोई व्यक्ति, बार बार जब आप उस चीज को रिपीट करते हैं तो वो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा निर्णय ले रहे हैं, खूबसूरत है, बदसूरत है, सामान्य है, सांवला है, गेहुआ है, गोरा है, कैसी भी, जैसे उसके बारे में जो निर्णय लेते हैं उससे जो अपेक्षाएं करते हैं कि वो क्या करेगा। एक तो निर्णय लेने की बात हो गई कि वो कैसा व्यक्ति है, और लोग उससे क्या अपेक्षा रखते हैं कि वो क्या करेगा, ऐसी सिचुएशन में किस हमारा कितने सहयोग करेगा। इन चीजों को जब व्यक्ति आंतरिकृत करता है, इंटरलाइज करता है, तो वही जनरलाइज्ड अदर्स है, कि लोग उसके बारे में कैसा निर्णय लेते हैं और लोग उसके बारे में कैसी, उससे कैसी अपेक्षाएं रखते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो, जैसे क्लास में कोई आपका सहपाठी है, और उससे अपेक्षा है कि ये हमको स्टडी मटेरियल हलहार में कोई भी, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कोई बहुत कोऑपरेटिव है, तो कोऑपरेटिव इन द सेंस कोई कुछ भी मांगेगा, उसकी किताब मांगे, कॉपी मांगे, नोट्स मांगे, कुछ भी मांगे वो दे देता है। तो जो दे देता है उससे आपकी अपेक्षाएं भी होंगी। आप ये कहेंगे कि हाँ ठीक है भाई, जो दे दे रहा है उसी से मांगेंगे, कहते हैं ना कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से। आप उसी से मांगने की कोशिश करते हैं जो देने की रखता है। जो नहीं, आपको पता है कि कोई व्यक्ति नहीं देगा, उसे कभी मांगेंगे नहीं मांगेंगे। तो ये जनरलाइज्ड अदर्स है। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, तो ये जो जनरलाइज्ड अदर्स का उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया कि लोग किसी व्यक्ति के बारे में या उसके बारे में क्या अपेक्षा रखते हैं और उससे किस प्रकार के, उसके निर्णय कैसे लेते हैं, उसके बारे में अच्छा है खराब है, जैसा भी निर्णय लेते हैं उसको व्यक्ति कैसे इंटरलाइज कर रहा है। अगर किसी ने अच्छा कह दिया, वो अच्छे अच्छे कार्य करना शुरू कर दिया। ऐसा भी होता है कि कोई बहुत खराब व्यक्ति हो, मान लीजिए कोई बहुत बेईमान व्यक्ति है, लेकिन लोग उसको कहते हैं तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, तुम तो बहुत ईमानदार आदमी हो, तुम तो किसी का पैसा नहीं लेते। तो वो आगे से व्यवहार उसका ऐसा होगा कि किसी का 1 रुपया भी 2 रुपया भी लेगा तो वो उसको देना शुरू कर देगा, वापस करना की ईमानदारी। लोग उसको ईमानदार समझते हैं तो ईमानदार रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करता है। तो लोग उसके बारे में कैसा निर्णय लेते हैं, लोग उससे क्या क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इस बात को जब व्यक्ति आंतरिकृत करता है, इस बात को जब वो एसिमिलेट करता है, इंटरलाइज करता है, इसी चीज को मीड ने जनरलाइज्ड अदर्स के नाम से व्याख्या करी है। यही चीज वो कहते हैं कि यही जनरलाइज्ड अदर्स है। फिर वो एक बात करते हैं मी, आई एंड मी का। ठीक है, मैं और मुझे का एक कॉन्सेप्ट देते हैं वो यहां पर, इसीलिए चूंकि इन्होंने मैं और मुझे का बात कही है, इसलिए वो कहते हैं कि इस सिद्धांत को हम थियरी ऑफ आई एंड मी भी कहते हैं, या आई एंड मी के सिद्धांत भी कहते हैं। मैं क्या कहते हैं, वो कहते हैं मैं क्या है। स्लाइड नहीं दिख रही है? जो पहले वाली दिख रही है, जो ये प्ले स्टेज और गेम स्टेज वाला। अभी दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, वो बात करते हैं आई एंड मी का। उन्होंने कहा कि व्यक्ति में जो आत्मचेतना का विकास होता है, मतलब जिसको सेल्फ कह लीजिए, उसको स्पष्ट करने के लिए मिड ने मैं और मुझे के 2 शब्दों का प्रयोग किया है। वो अगर उनकी थियरी पढ़िए तो मैं और मुझे, आई एंड मी की बात करते हैं, इसलिए इनके सिद्धांत को हम मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं का वो अर्थ क्या बताते हैं, आई। आई क्या चीज है? आई का जो मीनिंग है, आई का अर्थ व्यक्ति द्वारा दूसरे के प्रति किए जाने वाले व्यवहार है। आई क्या है? मैं दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करता हूं, मैं दूसरे को कितना कोऑपरेट करता हूं, मैं दूसरे को कितना सहयोग करता हूं, मैं दूसरे के लिए कितना परोपकारी हूं। दीज आर द रिलेटेड विथ आई।
मतलब मैं का वो कहते हैं कि मैं क्या है, व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार है। छोटा बच्चा है, वह दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करता है, या बड़े व्यक्ति के लिए अगर हम डेवलपमेंट जिसका सेल्फ हो चुका है उसकी भी बात करें, तो आई क्या है कि मैं दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता हूं, ये कहते हैं कि वो आई है, मैं है। जबकि मुझे के लिए कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार पर दूसरों की प्रतिक्रिया कैसी है। ये मी क्या है, मान लीजिए हमने किसी के साथ बहुत कोऑपरेशन किया, हम किसी को बहुत कोऑपरेट, मान लीजिए आपकी क्लास का कोई विद्यार्थी है, वो सभी के साथ बहुत कोऑपरेट करता है, हर नोट्स हर चीजें वो दे देता है, ये उसका व्यवहार है, वो सभी के प्रति ऐसा व्यवहार करता है। अब दूसरे उसके इस व्यवहार को कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, जिसको व्यक्ति अंतरीकृत करता है। आप कोऑपरेशन कर रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या आपको कोऑपरेटिव वे में लेता है, या वो ये सोचता है कि इसका जरूर कोई ना कोई काम होगा, जरूर इसका कोई ना कोई मतलब होगा, तभी ये हम लोगों का इतना सहयोग करता है। देखिए, सोचने के ये भी तरीके हो सकते हैं। तो व्यक्ति जो व्यवहार कर रहा है दूसरे किसी के प्रति, वो उसका मैं के तरीके है, और उसके किए गए व्यवहार के प्रति व्यक्ति, अन्य लोग कैसा मुझे समझते हैं, है ना, उसको कैसे समझते हैं, उस चीज को जब वो इंटरलाइज करता है कि मुझे कैसा लोग मानते हैं, मुझे कोऑपरेटिव मानते हैं, मुझे सहयोगी मानते हैं, या हमको बस केवल मेरा यूज करते हैं, है ना, एक ये भी। तो इस तरह से वो मैं और मुझे के सिद्धांत की बात करते हैं कि एक जगह मैं क्या है, मैं है किसी दूसरे के प्रति किए गए व्यवहार, और मुझे क्या है, किसी किए गए, मेरे द्वारा किसी किए गए व्यवहार के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया है, उस प्रतिक्रिया को वो व्यक्ति कैसे इंटरलाइज करता है, कैसे अंतर्कृत करता है, इसका संबंध उन्होंने मैं से मुझे से किया है। और इन्हीं जो मैं और मुझे के बीच जो इंटरेक्शन है, मैं किसी के साथ कैसा व्यवहार कर रहा हूं, लोग मुझे कैसा समझ रहे हैं, लोग मुझे कैसी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, अच्छा प्रतिक्रिया, मैं अच्छा लोगों के साथ कर रहा हूं तो क्या मुझे लोग अच्छा कर रहे हैं, मेरे साथ अच्छा प्रतिक्रिया कर रहे हैं, नहीं मेरे साथ बुरा प्रतिक्रिया कर रहे हैं, कैसा प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इन्हीं दोनों के बीच जो इंटरेक्शन है, जो अंतःक्रिया है, वही व्यक्ति के सेल्फ को डेवलप करता है। जैसे बहुत सारे लोगों को आप समाज में देखे होंगे, यदि उनके साथ किसी प्रकार की मिसहैपनिंग हो गई, वो सब कुछ अच्छा कर रहे थे, लेकिन समाज में उनको किसी ने बहुत उनका दिल दुखाया, बहुत दर्द दिया, तब वो व्यक्ति अचानक से समाज विरोधी कार्य में आ जाता है कि मेरे बार बार, उसको लगता है कि मेरे बार बार ऐसा करने के बावजूद भी लोग मुझे नहीं मुझे तवज्जो दे रहे हैं, मेरे बात को नहीं महसूस कर रहे हैं, लोग मुझे बुरा ही समझ रहे हैं, मैं क्यों ना बुरा बन जाऊं। तो फिर वो बुरा बनने की कोशिश या बुरा बनने की तरफ वो अग्रसर हो जाता है। तो उसका सेल्फ जो होता है वो इस तरह से डेवलप हो जाता है। तो उनका मानना था कि जो मैं और मुझे के बीच की जो अंतःक्रिया है, इसी के कारण व्यक्ति की स्व विकसित होती है, या व्यक्ति का स्व का विकास इन्हीं मैं और मुझे की अंतःक्रिया के कारण ही होता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे समाज में आपको ये जो अलग अलग जो अवधारणाएं आपको मिलेंगी, कि बहुत सारे ऐसे आपको पहलू मिलेंगे समाज में, जिसमें आप देख करके समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति कैसा किसी के साथ व्यवहार कर रहा है, और दूसरे कैसे उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, कैसे उसको कार्य करने के लिए, या कैसे उसको उससे अपेक्षाएं किस प्रकार के निर्णय उसके बारे में ले रहे हैं। यहाँ पर वो दो तरह के जो आई और मी की सिद्धांत की हमने बात करी, कि आई क्या है, इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू अदर्स, किसी दूसरे, उसी जो चित्र का एक्सप्लेनेशन है कि जब हम आई की बात करते हैं तो आई किसी दूसरे के प्रति आप जो तुरंत रेस्पॉन्स करते हैं, इमीडिएट, ऐसा नहीं कि सोच विचार करके, बहुत दिनों बाद अगर आप कोई रेस्पॉन्स कर रहे हैं तो सोच विचार करके अच्छा करेंगे आप, कि उसका क्या अच्छाई होगी क्या बुराई होगी, सोच करके जब करेंगे तब की बात नहीं। आपसे कोई ने व्यवहार किया, आप तुरंत कैसा रेस्पॉन्ड किए, वो कहते हैं कि वो आई के अंतर्गत है, जिसको अनप्रेडिक्टेबल अनक्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ कहते हैं। जब इमीडिएट रेस्पॉन्स आपका होगा, देखिए तभी आपका जो इमीडिएट रेस्पॉन्स होगा, तभी आपके सेल्फ को जज भी किया जा सकता है। जैसे कहते हैं ना कि मान लीजिए आप किसी के प्रति बहुत सोच विचार करके करेंगे, तो आप सोचेंगे कि अच्छा मैं इसकी सहायता करेगा, मैं इसको आज पैसे दे रहा हूं तो कल मैं भी इससे ज्यादा पैसे मांग सकता हूं, तो इसको ठीक है दे देना चाहिए, इस तरह की अगर आप बात सोचते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ पर जिस आई की वो बात कर रहे हैं वो इमीडिएट रेस्पॉन्स है। आपसे किसी ने
पैसा मांगा, तुरंत अपने जेब से निकाल करके पैसे दे दिए। ये इमीडिएट रिस्पॉन्स, बिना सोचे समझे कोई अपरिचित व्यक्ति भी आपसे पैसा मांगा और आपने तुरंत उसको पैसा दे दिया, ये आपका इमीडिएट रिस्पॉन्स है। और यही इसी को कहते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल एंड क्रिएटिव एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ। इसको आप उन्होंने कहा कि अनप्रिडिक्टेबल है, आप कह नहीं सकते। कोई अनजान व्यक्ति आपके पास पैसा लेने आए, आप देंगे या नहीं देंगे, इस बात को सेल्फ के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। वो अनप्रिडिक्टेबल है, वो सेल्फ के बारे में वो बात करते हैं। एंड पीपल डू नॉट नो इन एडवांस व्हाट द एक्शन ऑफ आई विल बी। जो आपसे व्यवहार कर रहा है, जो आपसे कोई प्रतिक्रिया चाहता है, वो पहले से नहीं जान सकता कि वो व्यक्ति करेगा अथवा नहीं करेगा, वो कैसा व्यवहार करेगा। जैसे कभी कभी मान लीजिए आप कहीं मंदिर में जाते हैं और अचानक से आपके कोई भीख मांगने वाला कोई छोटा बच्चा या कोई महिला या कोई पुरुष ही, कोई विकलांग अगर आपसे कोई भीख मांगने के लिए हाथ आपके सामने आगे करता है। अब यहां पर क्या है, वो सबसे मांगेगा, चाहे कोई सूट बूट में पहना हो, चाहे किसी भी तरीके का व्यक्ति गया हो, देखने से अमीर लगता हो, गरीब लगता हो, सभी से वो कोशिश करता है मांगने की। तो वो उसके बारे में एडवांस में नहीं सोच सकता कि वो देगा कि नहीं देगा। बहुत से लोग उसको दुत्कार के भगा भी देते हैं कि जाओ तुम यहां से, क्या है तुम्हारा, तुमको क्या इतने हट्टे कट्टे हो, तुम तो काम करके भी कमा सकते हो, तुमको कोई भी चीज मिल सकती है। तो ये जो वो बात करता है कि उसका स्व का विकास, वो इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि कैसा व्यक्ति कर रहा है। ये चीज जो है, ये जो इमीडिएट रिस्पॉन्स की बात वो करते हैं कि वो अनप्रिडिक्टेबल है, उसके बारे में पहले से भविष्यवाणी, पहले पूर्व कथन नहीं कहा जा सकता है। और पीपल जो हैं वो एडवांस में, जो व्यक्ति व्यवहार कर रहा है एडवांस में, उसके बारे में कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। Therefore, the I is the unsocialized infant, a bundle of spontaneous wants and desires. उन्होंने I को क्या कहा कि अनसोशलाइज्ड। क्यों सोशलाइज्ड कब होगा? जब आपको ये बात पता होगा कि अमुक व्यक्ति जो है हर बार मांगने पे वो दे ही देगा। जैसे कभी ऐसा भी होता है कि आप किसी भी, कोई भीख मांगने वाला कोई व्यक्ति है, कोई महिला है, कोई पुरुष, छोटा बच्चा है, बार बार आप एक ही जगह पे जाते हैं, बार बार आप उसको दे देते हैं, तो वो, और एक बार आप उसको नहीं देते हैं, तो ये जो बार बार दे देने की प्रवृत्ति को, एक बार आपने उसको डांट के भगा दिया, तो ये जो आपका अनसोशलाइज्ड इफेक्ट है, वो कोई सामाजिक, आपको किसी का ठेका नहीं लिए कि आपको वो काम करना है। लेकिन यहाँ पर आई की जो डेवलपमेंट, आप तुरंत से कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं किसी के प्रति बिना किसी सोचे विचारे, वो कहते हैं कि वो आई है। एंड आई रिएक्ट्स अगेंस्ट मी। मी मतलब क्या है? मी का मतलब आपने उसको जब भीख दे दी या पैसा दे दिया या कोई सामान दे दिया, खाने पीने का कोई चीज दे दी, तो वो आपको कैसे रिएक्ट किया। मान लीजिए कोई वृद्ध महिला थी, आपको बहुत आशीर्वाद दिया, अरे बेटा खूब जियो, अरे बेटी खूब फूलो, दूधो नहाओ, पूतो फलो, इस तरह का अगर वो कोई रेस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो वो व्यक्ति का अपना किया गया कार्य और लोगों के द्वारा दिए गए उसकी प्रतिक्रियाएं, इन दोनों के बीच रिएक्शन होता है, इंटरैक्शन होता है, अंतः क्रिया होती है, जिसकी वजह से व्यक्ति का विकास स्व का होता है। इसी तरह वो कहते हैं कि मी में कंसिस्ट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ अदर्स दैट द चाइल्ड अडॉप्ट टू मेक ओन। यहां पर व्यक्ति की अपनी अभिवृत्तियां, जैसे हमने कहा कि कोई कहता है कि अरे बहुत अच्छा बच्चा है, या बहुत अच्छी बिटिया है, बहुत अच्छी गुड़िया है, ये तो हर काम कर देती है। जैसे मेरे बाबा थे, जब हम छोटे थे तो कहते थे यही तो एक है जो मेरा बात मानता है ना। उनका कोई भी सामान कहीं कुछ छूट गया, थोड़े भुलक्कड़ टाइप के थे काफी एज में, तो उनको कोई चीज देना या सारी चीजों के बारे में तो मानते थे, तो उनके निगाह में मेरी अच्छी इमेज थी, है ना। तो वो अच्छे की तरह की थी। हो सकता है कोई किसी को बैड चाइल्ड के रूप में उसको कहता हो, मतलब उसका, और जो जैसा वो अच्छा, वो हमको अच्छा कहते थे तो मैं और अच्छा करने की कोशिश करता था। या आप ही अगर देखिए किसी कोई आपको अगर अच्छा करने की कोशिश करे तो आप और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, और आपके अच्छा करने के बावजूद भी कोई आपको बुरा बुरा कहता है तो कहेंगे हैं इनका देख लो, हम इतना कर रहे हैं तब पर भी इनको कोई समझ नहीं है, छोड़ो हटाओ इनका कहने का, और उनका काम बिगाड़ देते हैं। ये उनका मी के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत उन्होंने बताया। और इसी बात को कहते हैं कि कम्युनिकेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स। एक उन्होंने कहा जनरलाइज्ड अदर्स। जनरलाइज्ड अदर्स क्या है? जो अन्य लोग,
बाहर के लोग जो उसके बारे में समझ रहे हैं, और जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं जैसे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, प्लेमेट्स, टीचर्स, रिलेटिव्स, जिसका उनसे गहरा नाता है, गहन संबंध जिनके साथ है, उनके साथ जो वो संप्रेषण करते हैं, जो वो कम्युनिकेशन करते हैं अपने माँ बाप से या अपने भाई बहन से, या जो उनका बहुत घनिष्ठ मित्र है, कोई बहुत घनिष्ठ सहेली है, या कोई बहुत ऐसा टीचर है जिससे हर बात को वो शेयर करते हो, बताते हो टीचर के साथ, या कोई ऐसा रिलेटिव मामा नाना जिसके साथ वो हमेशा उठते बैठते खाते पीते हो, जिनसे बातें शेयर करते हो, वो उनके सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, जिनके साथ वो कम्युनिकेट करते हैं, चीजें बहुत ज्यादा सीखने की कोशिश करते हैं। ये जो होते हैं इंक्रीजिंगली पैटर्न ऑर्गेनाइज्ड इनटू दैट पार्ट ऑफ द सेल्फ दैट कॉल्स मी। ये जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, ये उसके मी को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जैसे हमने आपको बाबा की एग्जांपल दी, अपने दादाजी की एग्जांपल दिया, वो मेरे सिग्निफिकेंट अदर्स के तरीके थे, और उन्होंने मुझे कैसे रियलाइज किया, वो मेरे बारे में कैसा निर्णय ले रहे हैं, मेरे साथ कैसा उनकी प्रतिक्रिया है, इस बात को मेरा सेल्फ बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बहुत इंटीमेट है, बहुत गहन संबंध है उसके साथ, उन चीजों को आप बहुत घनिष्ठता के साथ लेते हैं बहुत। और कोई आम आदमी कह भी दे, जो आपको नहीं जानता, उसकी आप कोई परवाह नहीं करते, वो आपको अच्छा कहे बुरा कहे, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जिससे आपके गहन संबंध है, आत्मीय संबंध है, वो आपके बारे में कैसा सोचता है, कैसा समझता है, इन्हीं दोनों के बीच का इंटरेक्शन, जो आई और मी के बीच, जो आप किसी के लिए व्यवहार कर रहे हैं और आपके व्यवहार के प्रति लोग कैसा आपकी प्रतिक्रिया कर रहे हैं, इन दोनों के इंटरेक्शन को व्यक्ति कैसे इंटरलाइज करता है, कैसे आंतरिकृत करता है, ये चीज वो कहते हैं कि इसी का इंटरेक्शन सेल्फ के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। वो माइंड और सेल्फ के लिए बात करते हैं कि माइंड मतलब मन और स्व कैसे विकास होता है, तो वो कहते हैं कि इमर्जेंस ऑफ माइंड एंड सेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेशन प्रोसेस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड कॉल्ड सोशल बिहेवियरिज्म। ये जो हमने आपसे बात करी एक जनरलाइज्ड अदर्स की और सिग्निफिकेंट अदर्स की, मिड का कहना है कि व्यक्ति के जो मन और स्व का जो विकास हो रहा है, क्योंकि उसको वो इंटरलाइज कर रहा है, आंतरिकृत कर रहा है, तो व्यक्ति का जैसा मन विकसित हो रहा है, व्यक्ति का जैसा स्व विकसित हो रहा है, वह इसी का परिणाम है कि वह लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है, चाहे वो जनरलाइज्ड अदर्स हो या फिर सिग्निफिकेंट अदर्स हो, चाहे उसके बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो, क्लोज क्लासमेट हो, या जनरल कोई व्यक्ति हो, उनके साथ जैसा वो बिहेवियर, जैसा वो व्यवहार करता है, जैसा सामाजिक व्यवहार करता है, इसी को ये जो माइंड और सेल्फ का विकास है कम्युनिकेशन के थ्रू, इसी को उन्होंने सोशल बिहेवियरिज्म के नाम से जाना है। उन्होंने कहा कि यही सामाजिक व्यवहारवाद है कि जो जनरलाइज्ड अदर्स, सामान्यकृत अन्य कैसा है, और सिग्निफिकेंट अदर्स, सार्थक अन्य कैसा है, इन चीजों को इंटरलाइज करना सोशल बिहेवियरिज्म के अंतर्गत है। एंड माइंड अराइजेस आउट ऑफ द सोशल एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन। जो व्यक्ति का मन है, वो मन कैसे विकसित होता है, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति के सामाजिक कार्यों, जो संप्रेषण के सामाजिक कार्य हैं, उससे अलग है। जो वो कार्य परफॉर्म कर रहा है, उसका मन कैसे उसका एराइज, जो मन उसका एराइज कर रहा है, मन जो उसका बन रहा है, वह उसके सामाजिक कार्यों के साथ जो संप्रेषण है उससे अलग है। एंड मीड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एक्ट इज रिलेवेंट टू ऑल फेसेट्स ऑफ हिज सोशल फिलोसफी। जितने भी आप सामाजिक दर्शन को ले लीजिए, उसमें ये जो मन के विकास की बात कर रहे हैं आप, जो सामाजिक कार्य है, व्यक्ति का जो सोशल एक्ट है, जिसको आप फंक्शन भी कह सकते हैं फंक्शनलिज्म के अंतर्गत, जो व्यक्ति सामाजिक कार्य करता है संप्रेषण के माध्यम से, या संप्रेषण का जो सामाजिक कार्य करता है, वो विभिन्न लोगों के साथ इंटरेक्शन के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा, उनकी चीजों को देख करके, कम्युनिकेट करके उसका मन विकसित होता है। और इस तरह का कॉन्सेप्ट आप सोशल फिलोसफी में हर जगह देखने को मिल सकते हैं। एंड सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शन ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स इन इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। उसके वातावरण में, पर्यावरण में, आसपास, वो चाहे किसी दूसरे जगह काम करने जा रहा हो, घर में हो, प्लेग्राउंड में हो, लाइब्रेरी में हो, लेबोरेटरी में हो, क्लासरूम में हो, टीचर, गैर टीचिंग, गैर शैक्षणिक कर्मचारी, किसी से भी कहा, जितने भी प्रकार के वो इन्वायरमेंट में लोगों के साथ इंटरेक्शन करता है, यही एक सामाजिक प्रक्रिया बनती है इंटरेक्शन की, और सोशल बिहेवियर की वजह से उसका माइंड और सेल्फ डेवलप होता है। वो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे एक्ट, व्यक्ति के एक्ट कैसे होते हैं, मतलब उसके एक्ट कैसे डेवलप होते हैं, कैसे वो कार्य करता है,
है ना। इसके वो 4 चरण बताते हैं कि व्यक्ति के जो कार्य हैं वो कार्य कैसे डेवलप, कैसे कैसे विकसित होते हैं व्यक्ति के कार्य, मतलब वो निर्णय की स्थिति तक कैसे पहुंचता है किसी कार्य के प्रति। एक वो कहते हैं पहला स्टेज है स्टेज ऑफ इम्पल्स, जिसको आप कह सकते हैं आवेग की अवस्था। दूसरी अवस्था वो कहते हैं स्टेज ऑफ परसेप्शन, जिसे आप कह सकते हैं प्रत्यक्षीकरण या धारणा की अवस्था। तीसरी स्टेज वो कहते हैं स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन, जिसे आप हेर फेर या जोड़ तोड़ की अवस्था कह सकते हैं। और चौथी अवस्था कहते हैं स्टेज ऑफ कंसुमेशन या समापन की अवस्था। ठीक है, ये 4 अवस्थाएं किस मतलब जो आपके एक्ट डेवलप होंगे, एक्ट मतलब क्या, सोशल एक्ट, आप समाज में जो कोई कार्य करेंगे वो कैसे कार्य करेंगे, उसके 4 चरण वो बताते हैं। एक है स्टेज ऑफ इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब कहते हैं कि यह बहुत जरूरी, इम्पल्स कहां से आएगा, आपकी बॉडीली पार्ट से। आपको आपका जो ऑर्गेनिज्म है, जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए उन्होंने 2 तरह के कॉन्सेप्ट कहे, बायोलॉजिकल, इंडिविजुअल। ये इम्पल्सेस जो हैं, जो आवेग हैं, वो आपकी बॉडी में ही होंगे। अगर आपकी बॉडी जीवित नहीं होगी तो कोई इम्पल्स नहीं होगा। तो यहां पर कहते हैं ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स टू प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। यदि किसी व्यक्ति के समक्ष कोई एक समस्यात्मक परिस्थिति है, तो उस समस्यात्मक परिस्थिति के लिए व्यक्ति के इम्पल्सेज, मतलब वो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, व्यक्ति जीवित होना चाहिए, मतलब उसके हाथ पैर चलते रहने चाहिए, है ना। कोई अगर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, कोई ऐसी कोई सामाजिक समस्यात्मक परिस्थिति है, तो उस सामाजिक समस्यात्मक परिस्थिति में व्यक्ति ही अनुक्रिया करेगा, क्योंकि यहां पर आवेग व्यक्ति के अंदर है। तो ऑर्गेनिज्म पहली बात जरूरी है। दूसरी बात वो कहते हैं, मान लीजिए एक एग्जांपल लेकर, कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि इंट्रूजन ऑफ एन एनिमी इनटू द फील्ड ऑफ एग्जिस्टेंस, जहां व्यक्ति रह रहा है वहां कोई उसका दुश्मन आ गया। मान लीजिए घर में चोर आ गया, ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप घर में रह रहे हैं और एक सिचुएशन आ गई कि आपको खट खट की आवाज आ रही है, अलमारी तोड़ने की आवाज आ रही है। ये एक ऐसी परिस्थिति है जिस परिस्थिति में आपको लगेगा कि यह एक समस्या, कि हम जाएं कि ना जाएं, क्या करें, है ना। या वही आपके पास ही आ गया चाकू लेकर के, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। आपका कोई दुश्मन आपके साथ आता है, तो ये एक एग्जाम्पल इससे समझ सकते हैं हम। दूसरा, आपने वो क्या करेगा, स्टेज ऑफ परसेप्शन में डिफाइंस एंड एनालाइज द प्रॉब्लम। उसके सामने प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, चाकू लेकर के उसका मर्डर करने वाला व्यक्ति, उसको मारने वाला व्यक्ति खड़ा है। अब वो उस परिस्थिति को कैसे परसीव कर रहा है, उसका परसेप्शन क्या है, कैसे उसको धारणा कर रहा है, उसको वो डिफाइन करेगा। अच्छा, इसके हाथ में चाकू है। अब इतना धीरे धीरे नहीं, वो तुरंत से जब उस सिचुएशन में व्यक्ति होगा तो बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में चलने लगती हैं। तो सिचुएशन को एनालाइज करेगा कि हम भागें तो किधर से भागें, सामने दरवाजा है, पीछे की तरफ ऐसी, या पीछे की तरफ की दरवाजा भी है, सामने भी दरवाजा है, तो सामने उसको पता नहीं है। तो वो चीजों को एनालाइज करेगा और उस स्थिति में क्या करेगा, एनिमीज अटैक इज सेंस्ड। वो समझ सकता है कि हो सकता है वो उसके ऊपर हमला कर दे, चाकू से उसके पेट में घोंप दे, मारने की कोशिश करे, या गोली, पिस्तौल लिया, पिस्तौल से वो ट्रिगर दबा दे और गोली निकल आए। ये वो परसीव कर रहा होगा कि अब तो हम गए, अब तो हमारा काम तमाम हो गया, ऐसी बातें वो सोच रहा होगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में वो कहते हैं मैनिपुलेशन में, यहां पर व्यक्ति जोड़ तोड़ करता है, हेर फेर करता है। कहता है ना कि मरता क्या न करता। जब उसको लग जाएगा कि अब तो हमको चाकू मार ही देगा या गोली से हमारा मर्डर कर ही देगा, तब वो उसके ऊपर झपटेगा या कोई ऐसा वो एक्शन लेगा। हो सकता है उसके ऊपर झपटे या उसको धक्का दे करके भागने की कोशिश करे। तो उसमें वो हो सकता है कि रन ऑफ अलोंग द पाथ एंड अवे फ्रॉम द एनिमी, उसको धक्का दे करके तेजी से घर के दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो एक्शन लिया। ये क्या है, स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन। उन्होंने कहा कि उसको मैनिपुलेट किया। और लास्ट जो उन्होंने कहा समापन की स्टेज होगी, वहां पर एनकाउंटर डिफिकल्टीज रिजॉल्व। जब वो भाग गया, दूर भाग गया, खूब तेज से दौड़ते दौड़ते, हाँफते हाँफते खूब निकल गया वो, और खूब तेज, पहले कभी भागा भी नहीं था, अब तो इतनी तेज भागा कि कोई उसका पीछा भी नहीं कर सके, है ना। जब किसी की मौत आती है तो वो उस तरह से चीजों को, तो यहाँ पर वो उस डिफिकल्ट सिचुएशन को रिजॉल्व कर लेता है एंड एस्केप द एनिमी, और अल्टीमेटली वो भाग जाता है वहां से, अपने आप को बचा लेता है। ये जो एक सोशल एक्ट, मान लीजिए किसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में जो व्यक्ति कर रहा है, तो ये 4 चरणों में वो बताते हैं कि 4 चरण में व्यक्ति के जो एक्ट हैं, जो क्रिया है, सामाजिक क्रिया, वो ऐसे होती है। स्टेज ऑफ इम्पल्स से, स्टेज ऑफ परसेप्शन से, स्टेज ऑफ मैनिपुलेशन एंड अप टू द स्टेज ऑफ कंज्यूमेशन। इस तरह से व्यक्ति अपने कार्य को वो परफॉर्म करता है।
कंक्लूसिव रूप में आप ये कह सकते हैं कि जो ह्यूमन है, मतलब जो मानव है ना, उस मानव का ब्रेन और सेल्फ दोनों की बात हम कर रहे हैं, जो उसका मन है और उसका जो स्व है, इज द क्रिएटर ऑफ सोसाइटी। कोई मानते हैं कि व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता और अपने स्व की ही वजह से समाज को सृजित किया है, व्यक्ति ने ही समाज को बनाया है। सेल्फ इज सोशल स्ट्रक्चर डेवलप्ड बाय द सोशल एक्सपीरियंसेस। और जो व्यक्ति का सेल्फ विकसित हो रहा है इस सोसाइटी के रेफरेंस में, वह एक सामाजिक संरचना है जो उसके सामाजिक अनुभवों का परिणाम है। कि जो सामाजिक संरचना सेल्फ उसका कैसे डेवलप हो रहा है, लोग कैसे उसको समझ रहे हैं, कैसे उसके बारे में अपेक्षा रख रहे हैं, ये सारा कुछ उसके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस हैं जो सोसाइटी से उसने प्राप्त किए और सोसाइटी को उसी ने क्रिएट भी किया है। नेक्स्ट आप कह सकते हैं कि सेल्फ कॉन्शियसनेस इज डेवलप्ड बाय द सोशल इंटरेक्शन। जब व्यक्ति अर्थात उसका जो सेल्फ है, सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसे डेवलप हुआ, जब वो जनरलाइज्ड अदर्स, सामान्यकृत अन्य से, या सिग्निफिकेंट अदर्स, सार्थक अन्य लोगों से जब उसने इंटरेक्शन किया, वह अंतःक्रिया किया, वह लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है, लोग उसके व्यवहार को कैसे प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इन सभी के बीच की जो अंतःक्रिया है वह उसके स्व को विकसित करने का कार्य कर रही है। एंड आई द बिहेवियर टूवर्ड्स अदर्स। मैं क्या है, दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार हैं। एंड मी द रेस्पॉन्सेज ऑफ अदर्स ऑन हर हिज बिहेवियर। आपने जैसा व्यवहार किया वैसा लोगों ने आपके साथ कैसी प्रतिक्रिया की, कैसी अनुक्रिया की, वह मुझे के रूप में। और इन्हीं दोनों के बीच का इंटरेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, इंटरेक्शन ऑफ आई एंड मी। मैंने लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया, लोगों ने मुझे कैसे, मेरे बारे में निर्णय लिए, मेरे बारे में क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इन दोनों के बीच का जो परिणाम है, जो इंटरेक्शन है, जो अंतःक्रिया है, उसका परिणाम आंतरिकृत करता है, तो उसका सेल्फ डेवलप होता है। एंड शुरुआती दौर में तो आई और मी में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता, जैसे वो उसका जो एटीट्यूड है, जैसा वो लोगों के बारे में जैसा व्यवहार करता है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो सकता। लेकिन जैसे जैसे इन दोनों के बीच, आई और मी के बीच इंटरेक्शन होता रहता है, अंतःक्रिया होती रहती है, धीरे 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 वो एक ही सिक्के के दो पहलू हो जाते हैं। वो जैसे लोग, जैसा वो व्यवहार करता है वैसे लोग अंतःक्रिया करता है, तो वैसा वो इंटरलाइज करना शुरू कर देता है। तो वो शुरू में तो अलग अलग होता है, लेकिन बाद में वो एक ही सिक्के के दो पहलू के तरीके हो जाते हैं। और इस प्रकार से बायोलॉजिकल इंडिविजुअल जो होता है वह एक सोशली कॉन्शियस इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये उनका पूरा सिद्धांत है, कंक्लूजन आप ऐसे कह सकते हैं, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये पूरी आपकी कम्युनिटी है, ये सारी आपका समुदाय है जहां पर जनरलाइज्ड अदर्स हैं, सामान्यकृत अन्य लोग हैं, पूरे समाज में आपके बिखरे पड़े हैं। इसमें आपकी अपनी पर्सनालिटी है, आपका अपना व्यक्तित्व है, और उस आपके अपने व्यक्तित्व के अंतर्गत आपने लोगों के साथ कैसा व्यवहार, लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया, लोग आपके बारे में कैसा निर्णय लेते हैं, लोग आपसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इससे आपकी पर्सनालिटी बनती है। और वो लोग कब रिस्पॉन्स करेंगे, जब आप अपने एटीट्यूड को कैसे रिटेन करते हैं, कैसे रखते हैं, अपने अपने व्यवहार को कैसे लोगों के समक्ष आप रखते हैं, इस बात पे लोग आपको, मतलब आप अपने को कैसे रखते हैं लोगों के सामने, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात पर लोग आपके संबंध में निर्णय लेते हैं, आपके संबंधित किसी प्रकार की आपसे अपेक्षाएं रखते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और उसी हिसाब से आप कम्युनिटी में लोगों के द्वारा पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं, और आपका सेल्फ वैसे ही विकसित होता है। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन है, इसको ग्लिन ने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। हालांकि ये पिक्चर मैं उस तरह से जैसे बुक में दिया था मैं बना नहीं पाया, लेकिन फिर भी एक समझाने की कोशिश है। कमोबेश ऐसे ही स्टीवर्ट ग्लिन ने, हालांकि ये जो पिक्चर बुक्स में दिया हुआ है वो मिड ने कोई ऐसा रेखा चित्र नहीं दिखाया था, इसको स्टीवर्ट और ग्लिन ने रिप्रेजेंट किया है कि कैसे व्यक्ति का सेल्फ डेवलप करता है। तो ये कहते हैं कि आई रिटेन एटीट्यूड्स, मैं अभिवृत्तियों को धारण करता हूं, मेरी कैसी अभिवृत्ति है, अभिवृत्ति मतलब लोगों के साथ मैं कैसा व्यवहार करूंगा। और मी एक्सप्रेस द डिसीजन ऑफ अदर्स, और मी क्या है, मुझे क्या है, मुझे लोग कैसे
मेरे बारे में निर्णय लेते हैं, लोग मुझे कैसे समझते हैं, लोग मुझसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, इन्हीं के बीच का परिणाम, इन्हीं के बीच की अंतःक्रिया व्यक्ति की पर्सनालिटी को डेवलप करती है, जो उसके जनरलाइज्ड अदर्स में रिफ्लेक्ट होती है, उसकी कम्युनिटी में रिफ्लेक्ट होती है। दिस इज ऑल फॉर टुडे अबाउट द मीट्स कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ। आप इसमें और ज़्यादा बहुत सारे मटेरियल्स हैं ऑनलाइन पड़े हुए, आप चाहें तो इससे संबंधित और चीज़ें देख सकते हैं। थैंक यू। अब आपके कोई प्रश्न हो तो हम लोग यहाँ 5 मिनट बातचीत कर सकते हैं, बताइए। हेलो, सर आवाज आ इसमें रही जो है आप लोगों एक्ट, को? हाँ बोलिए। सर इसमें जो एक्ट की बात की है तो इसमें सिर्फ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ये वर्क करेगा या हर सिचुएशन में? सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट है। इसमें कोई भी अवस्था हो सकती है। हमने 4 अवस्था इसलिए ली कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में व्यक्ति कैसे निर्णय लेता है ना। तो वो एक सिचुएशन बताना था, चूंकि चारों स्टेज उसको अच्छे से बयां कर रहे थे, इसलिए वो एग्जाम्पल अप्रोप्रिएट था। हालांकि सामाजिक कार्य जो व्यक्ति का होगा, सोशल एक्शन जो होगा, वो कुछ भी हो सकता है ना। केवल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही नहीं, यदि कोई आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कोई अगर नॉर्मल सिचुएशन है या कोई इस प्रकार के भी व्यवहार है जहां पर आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन ऐसी भी सिचुएशन है, तो वहां पे भी आप के पहली बात तो इम्पल्स होना चाहिए। दूसरी बात, वहां पे आप किसी प्रकार का चीजों को, परिस्थिति को आप परसीव करेंगे। अगर हंसी की ही परिस्थिति हो या कोई ऐसा जो भी सिचुएशन बनता है, उस सिचुएशन को आप कैसे परसीव कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो कोई मुंह पे नकाब बना लगा करके आया हो और आपको मारने की कोशिश ना कर रहा हो, आपको केवल मजाक कर रहा हो आपके साथ, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए चेहरे पे वो नकाब लगा करके आया हो घर में व्यक्ति के, और कोई ह्यूमर कर रहा हो, तो उस स्थिति में आप कैसा, आप उसको पहचान लिए, तब आप कैसी परिस्थिति में रहेंगे। तो ये केवल प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के लिए ही नहीं, सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों के रूप में आप कह सकते हैं कि आप इस तरह के निर्णय जो सोशल एक्ट होते हैं वो डेवलप हो सकते हैं। क्योंकि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में परिस्थिति ऐसी बनी थी, चारों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए आप उसको यहाँ पर इजिली स्टेप्स को समझ सकते हैं। ठीक है, और किसी का? हेलो, और कोई कुछ कहना चाहता है या कुछ जोड़ना चाहता है, कुछ बताना चाहता है? कुछ नहीं।